अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 14 स्टडी कर रहे थे, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और हमने पहले दो टॉपिक पढ़ लिए थे उसके, जो कि थे फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक भी रिलेट करता है पहले वाले दो टॉपिक से, जिसका नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो इस टॉपिक में एक वर्ड आएगा क्वाइल का। इस क्वाइल के वर्ड को आप अभी समझ लें। एक होता है हमारे पास कंडक्टर, वो स्ट्रेट होता है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ के ऊपर, जैसे ये एक शेप है, सिलेंडर समझ लें, अगर इसके ऊपर हम किसी वायर को वॉन्ड कर दें इन एनी शेप, तो अब ये वायर क्या कहलाएगा? अब ये वायर क्वाइल कहलाएगी। इसी तरह और भी शेप्स हो सकती हैं, क्योंकि मैंने जिस पर इसको वॉन्ड किया है इसको कोर बोलते हैं, लेकिन ये अभी सर्कुलर है तो क्वाइल भी सर्कुलर है। अगर ये रेक्टेंगुलर होगी, क्वाइल भी रेक्टेंगुलर होगी। अब वो बोल रहे हैं टॉर्क पैदा होगा क्वाइल में, लेकिन ये क्वाइल कैसी है? करंट कैरिंग। इसके अंदर से क्या जा रहा होगा? करंट जाएगा। और कहाँ रखी हुई होगी? मैग्नेटिक फील्ड में। तो स्टूडेंट, ये लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें ये पढ़ लिया था हमने कि अगर कंडक्टर में से करंट पास हो, कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर इसको रख दिया, तो इसके ऊपर फोर्स लगती है। अब क्वाइल भी टर्न्स हैं कंडक्टर के, अगर आप ऐसे समझ लें, मतलब कंडक्टर को अगर हम, ठीक है, टर्न्स देते हैं, जैसे कंडक्टर को हमने टर्न दी है, तो फिर क्या बन जाती है स्टूडेंट्स? क्वाइल बन जाती है। तो स्टूडेंट, एक्चुअली क्वाइल के अंदर नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो सकते हैं, यूँ बोल रहे हैं आप। इस बात को हम मजीद आगे समझेंगे। तो एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जैसे कंडक्टर पे फोर्स लग रही थी, ऐसे इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी क्वाइल पे। लेकिन अब वो जो फोर्स लगेगी वो करेगी क्या स्टूडेंट? वो इसमें क्या पैदा कर देगी? टॉर्क। क्योंकि हम जानते हैं टॉर्क के लिए नेसेसरी होती है फोर्स। फोर्स होगी तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। फोर्स होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसी बात को स्टूडेंट आगे लेके चलते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं। और इसमें कहा गया कि व्हेन इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। कहा जा रहा है व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर। अब कॉइल कौन सी है? रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर नहीं है स्टूडेंट्स। कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक टॉर्क विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ कॉइल। बोले टॉर्क पैदा होगा, और टॉर्क होगा तो स्टूडेंट रोटेशन तो होगी, क्योंकि टॉर्क पैदा ही क्या करता है? रोटेशन करता है। अब द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये दो टॉपिक हैं, ठीक है। जब ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो समझ में आ जाएगा क्या कहा जा रहा है। ये आपके पास कॉइल है, अगर आप स्टूडेंट इसको देखें गौर से, ठीक है। मैं इस डायग्राम को समझाता हूँ और इसको फॉलो करेंगे हम डायग्राम को। पी क्यू आर एस ये कॉइल है। अब सर्कुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर है। और अगर गौर करें कंडक्टर के हिसाब से देखें तो इसके ऊपर 4 कंडक्टर हैं इसके पास। पी क्यू एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा, क्यू आर एक कंडक्टर होगा, फिर आर एस एक कंडक्टर होगा, और एस पी क्या होगा? एक कंडक्टर होगा। और ये जो लाइंस चल रही हैं ये किसकी हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये लिख दिया बी। इस क्वाइल की लेंथ कितनी है? एल, और ब्रेथ या विड्थ कितनी है? बी। और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया गया है, क्योंकि स्टूडेंट जब भी कोई चीज घूमती है तो वो किसी पॉइंट के अराउंड में रोटेट करती है, और वो पॉइंट क्या कहलाता है? एक्सेल या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है, ठीक। अब जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, वो किससे होगा? फोर्स से होगा। और वो फोर्स किस पे लगेगी? इन कंडक्टर्स पे लगेगी। और इसका फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, अगर याद हो, आई एल बी साइन थीटा। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूले से हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट पहला ये होगा कि हम हर कंडक्टर पर, ये P से Q एक कंडक्टर, Q से R एक कंडक्टर, हर कंडक्टर पर लगने वाली, हर कंडक्टर पर P से Q, Q से
आर और आर से एस, एस से पी, हर कंडक्टर पे लगने वाली क्या मालूम करें, फोर्स। मतलब हम चेक तो करें कि फोर्स लग भी रही है या नहीं लग रही, ठीक है। अब जब फोर्स लगेगी तो फिर हम क्या कैलकुलेट कर सकेंगे, फिर हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट पहला हमारा टारगेट है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन ईच कंडक्टर। तो स्टूडेंट ये वही डायग्राम है, फर्स्ट कैलकुलेट फोर्स ऑन ईच कंडक्टर ऑफ कॉइल। तो पहले हम फोर्स मालूम करने जा रहे हैं किसके ऊपर, पी क्यू पर। अब स्टूडेंट दिमाग में एक बात याद रखनी है, ठीक है, दो चीजें चेंज नहीं होंगी। इस कॉइल में से करंट पास हो रहा है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, याद रखिएगा। कोई सा भी कंडक्टर हो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बी। दूसरा क्या चेंज नहीं होगा, दूसरा चेंज नहीं होगा जो करंट पास हो रहा है। अभी करंट पास होगा ऐसे, पी से क्यू की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट पास होगा। ये दो चीजें किसी भी कंडक्टर को ले लें चेंज नहीं होंगी। तो अगर आप गौर करें तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा मैंने कहा यहां जीरो है, क्यों, क्योंकि थीटा एंगल होता है, ठीक है, करंट या लेंथ और बी के दरमियान का। करंट बोले लेंथ बोले एक ही बात है स्टूडेंट, ठीक है। मैं लेंथ यहां ले लेता हूं, लेंथ और किसके दरमियान का होगा, करंट ले लेते हैं, करंट और बी के दरमियान का एंगल होगा ये। अब गौर करें, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई, और बी की डायरेक्शन भी क्या है, यही है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल में फिर एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा। अब यहां रुककर एक बात बता देता हूं स्टूडेंट, अगर जीरो एंगल बने तो याद करें जीरो एंगल पर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहां पर फिर फोर्स क्या होनी चाहिए, तो स्टूडेंट इनके दरमियान जो एंगल है वो जीरो है और फोर्स क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसको हम इधर भी देख लेते हैं। अगर एंगल जीरो है और साइन के में अंदर हम जीरो पुट कर देंगे, यहां पुट करा मैंने, तो स्टूडेंट साइन जीरो जीरो होता है तो फोर्स कितनी आ जाएगी, जीरो। इसका मतलब पहले कंडक्टर पी क्यू पर इस कॉइल के कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अब आगे बढ़ते हैं और क्यू आर पे देखते हैं क्या फोर्स अप्लाई हो रही है। स्टूडेंट वही डायग्राम है पुरानी वाली, फोर्स ऑन क्यू आर। अब स्टूडेंट फिर दोबारा दो चीजें चेंज नहीं होंगी, आई और बी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है। बी की डायरेक्शन यही है, अब आई का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई स्टूडेंट, चेंज हो गई। अगर आप गौर करें, ठीक है, यहां डायरेक्शन हो गई क्यू से आर की तरफ नीचे, इस तरफ डायरेक्शन हो गई आई की। तो गौर से देखें ये आई बी को किस तरह कट करेगा, परपेंडिकुलर। तो फिर बी और आई के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा स्टूडेंट, 90 डिग्री बनेगा। 90 पर फोर्स मैक्सिमम होती है तो एग्जिस्ट करेगी। तो वही फॉर्मूला है आई एल बी साइन थीटा, थीटा हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, और थीटा 90 पुट करेंगे, साइन 90 1 होता है स्टूडेंट। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी आई एल बी, मतलब क्यू आर पर फोर्स एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आर एस कंडक्टर है, इसके ऊपर चलते हैं। अब दोबारा से स्टूडेंट बी की डायरेक्शन यही है, लेकिन अब आई की डायरेक्शन हो जाएगी आर एस, ऐसे इस डायरेक्शन में करंट। गौर से देखें, अगर स्टूडेंट ये बी है और आई की डायरेक्शन ऐसे हो गई तो कितना एंगल बना स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे जीरो। स्टूडेंट जीरो नहीं बना ये, ठीक है, ये एंगल बना 180 डिग्री। अब इसको शुरू से देखें, पहले एंगल बना था जीरो जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। करंट की डायरेक्शन स्टूडेंट जब ये थी तो एंगल कितना था, जीरो। और जब करंट की डायरेक्शन ये हुई तो 90, अब हो गया 180। तो गौर करें 90 90 ऐड हुआ, इस डायरेक्शन में जीरो था, 90 ऐड हुआ 90 हो गया, फिर 90 ऐड हुआ तो कितना हो गया, 180 हो गया। तो अगर आप 180 पुट करते हैं यहां पर तो साइन 180 स्टूडेंट दोबारा जीरो होता है, तो इस पर भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अब रहता है आखिरी वाला एस आर एस पी। तो कंडक्टर एस पी देख लेते हैं। अब एस पी के दरमियान क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो एस पी है वो ऊपर है। तो अब एंगल कितना होगा, तो स्टूडेंट दोबारा शुरू से देखें, पहले था एंगल 0 डिग्री जब ऐसे था करंट, फिर करंट ने 90 डिग्री का टर्न लिया तो एंगल कितना हो गया 90, फिर दोबारा 90 का टर्न लिया तो कितना हो गया 90 + 90 180। हर बार
90 का टन ले रहा है, दोबारा 90 का टन लेगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर 180 प्लस 90 270 का एंगल होगा स्टूडेंट्स। अब ये फिर दोबारा टन लेगा 90 का तो 360 टोटल एंगल होगा और एक साइकिल पूरा हो जाएगा, जहां से चला था दोबारा वहीं आ जाएगा, तो अब एंगल होगा 270। अगर मैं 270 पुट करता हूं तो साइन 270 -1 होता है, ये फोर्स आ गई -ILB। तो पता लगा स्टूडेंट कि इन दो ऊपर वाले कंडक्टर्स पर मैं बना के दिखाता हूं, इन दो पर फोर्स नहीं है जो पैरेलल टू फील्ड है, और ये परपेंडिकुलर वाले जो रखे हुए हैं ये वाले, इनके ऊपर फोर्स है। मतलब ये है PQ RS। इस पर फोर्स नहीं है, इस पर फोर्स नहीं है, इस पर फोर्स है और इस पर फोर्स है, लेकिन गौर करें इस पे फोर्स जो आई थी वो थी ILB, और इस पर जो फोर्स आई है वो है -ILB। अब ये जो ILB है ये तो समझ में आती है, ठीक है, प्लस माइनस का क्या मतलब है, तो स्टूडेंट माइनस शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को। जो फोर्स ILB, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब थोड़ा रिकॉल करें, ये दोनों फोर्स क्या टॉर्क पैदा करेंगी, हाँ, लेकिन ये सिंपल टॉर्क नहीं होगा, ये कपल टॉर्क होगा। आपने फर्स्ट ईयर क्लास में कपल पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा, और मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा होगा कि दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, वो बॉडी को रोटेट करती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कपल टॉर्क। तो स्टूडेंट यही बात मैं आगे करने जा रहा हूं। नाउ इट इज क्लियर दैट द फोर्स ऑन PQ and RS is 0 while the PQ and PQ and SP, ये स्टूडेंट P है, SP experience force which are equal in magnitudes but opposite in direction and form couple torque। तो ये couple torque पैदा करेंगी whose magnitude is given by, उसका मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स, तो कपल टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड ILB था, किसी एक का मैग्नीट्यूड पुट करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, और इन दोनों के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब स्टूडेंट मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं, जैसे एक कंडक्टर ये और ये, इन दोनों पर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अब फोर्स कैसे अप्लाई हो रही है, अगर सपोज करें इसके ऊपर फोर्स है ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, F, ये था SP, नहीं ऐसे नहीं था, ये था स्टूडेंट्स PQRS। अब स्टूडेंट इसके ऊपर फोर्स आई QR, ये बाहर की जानिब है, तो ये अंदर की तरफ क्या होगी, फोर्स होगी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये होगी FSP। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, जो कितना था ILB, और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा दोनों का, जो इस कॉइल की क्या होगी, विड्थ होगी B। तो बस यही दोनों वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड की जगह ILB आ गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये जो B है आपके पास, ये विड्थ आ गई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स का। इनको रीअरेंज करते हैं, IB मैंने अलग करा और LB अलग कर दिया। L क्या है स्टूडेंट, L है इसकी लंबाई। अगर लेंथ और B ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा, एरिया बना देगा, तो इसकी जगह मैंने क्या पुट करा, एरिया। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, बहुत कम ऐसा होता है कि सिंगल ट्रन क्वाइल यूज होती है, मतलब ये जो क्वाइल तो है लेकिन इसका ट्रन कितना है, एक ट्रन में जो टॉर्क पैदा हुआ है स्टूडेंट, ये सिंगल ट्रन क्वाइल है PQRS P, इसके अंदर टॉर्क पैदा हुआ IB है, लेकिन अगर एक और ट्रन कर दिया जाए, दोबारा लपेटा जाए, तो उसमें भी कितना होगा, IB, तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, 2IB। अगर एक और ट्रन किया जाए तो 3IB, लेकिन अगर ट्रन्स N हो तो फिर N से मल्टीप्लाई करेंगे और हो जाएगा IBAN। स्टूडेंट याद रखने के लिए इस फॉर्मूले को आप नाम बना लें, क्योंकि इस फॉर्मूले के नाम भी बनते हैं, जैसे एक अगर अरेंज करें तो नबी बनता है, NABI, तो इसको नबी के नाम से, सिर्फ सिंबल्स को आगे पीछे करा है, टॉर्क जो है वो नबी होता है, ठीक है। या एक बीना भी बनता है,
BINA, ये नाम भी बनता है इसका, तो बीना के नाम से आप याद रख लें इसको, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस फोर्स ऑन कंडक्टर के मेथड से ही क्या करा, कैलकुलेट करा। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगर क्वाइल, जैसे शुरू में लिखा हुआ था, अगर प्लेन ऑफ क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, ठीक है। अब अगर आप देखें, इसमें लिखा हुआ है द प्लेन ऑफ क्वाइल मेक सम एंगल अल्फा विद द मैग्नेटिक फील्ड। अगर अल्फा मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाए, मतलब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे क्वाइल स्टूडेंट टर्न करेगी तो वो इसके साथ क्या बनाएगी, जब टॉर्क पैदा होगा तो टर्न कर जाएगी थोड़ा सा, ऐसे हो जाएगी अब ये क्वाइल। तो इसकी प्लेन क्या बनाएगी, यहां पर एंगल अल्फा बनाएगी। जब एंगल अल्फा बनाएगी तो उसका टॉर्क रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, बीना या IBAN कॉस अल्फा हो जाता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो क्वाइल कम होने लगेगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू एंगल के साथ कम होती है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमें प्रॉब्लम 14.1, ठीक है, बुक में मौजूद है ये। और इसमें कहा जा रहा है अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फिर उसका वेट दिया, और अजीब तरीके से दिया 1.2 ग्राम पर मीटर वेट। मतलब ग्राम तो है लेकिन कितने, 1 मीटर का। ये वायर 1 मीटर का हो तो कितने ग्राम वेट आएगा उसका, 1.2 ग्राम वेट आएगा। फिर कह रहे हैं इस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड। इसको परपेंडिकुलर फील्ड में रखा। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितना होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री होगा। फिर बोले फील्ड क्या है, 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमने इसकी यूनिट टेस्ला पढ़ी थी, ये भी होती है स्टूडेंट, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 3.8 ओम पर मीटर, मतलब दोबारा से वही हरकत की कि रेजिस्टेंस तो दी लेकिन 3.8 है 1 मीटर की, और हमें पता है रेजिस्टेंस अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगर 2 मीटर होगी, यूनिफॉर्म हुई तो डबल हो जाएगी, ठीक है। फिर बोलने कैलकुलेट द पोटेंशियल टू बी अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर टू मेक इट जस्ट सेल्फ सपोर्टिंग। बोलने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया जाए सेल्फ सपोर्ट करने के लिए इसको, ठीक। मतलब एक कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ऐसे, बोलने इसके एंड पर क्या अप्लाई करें, पोटेंशियल अप्लाई करें, तो ये अपने आप को इस फील्ड में सपोर्ट कर ले, ये मालूम करना है हमें। डेटा बनाते हैं स्टूडेंट। एल दिया हमें 5 सेंटीमीटर, डिवाइड कर दिया 100 से तो 0.05 मीटर, और मास कुछ इस तरह दिया था m/l। ये सिर्फ मास नहीं है, कोई ग्राम पर मीटर है, तो हमने इसको m/l लिख लिया 1.2 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करा, 1.2 एक्सपोनेंट -3 किलोग्राम पर मीटर हो गया है। थीटा 90 था परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड B जिसको मैंने कहा वेबर पर मीटर स्क्वायर है। हमने इसकी यूनिट क्या पढ़ी थी स्टूडेंट, टेस्ला पढ़ी थी। ये ऐसे कैसे है तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ये दोनों यूनिट होती हैं, याद रखिएगा। फिर कहा जा रहा है R/L, रेजिस्टेंस तो दी लेकिन वो रेजिस्टेंस ओम पर मीटर में दी, तो R/L है 3.8 ओम पर मीटर। V हमसे पूछा है। अब स्टूडेंट अगर मास को सही करें तो मास है m/l। अगर मास चाहिए तो L को हम राइट पे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, और L हमारे पास 0.05 है, तो ये आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट -5 किलोग्राम। इसी तरह रेजिस्टेंस को भी हम सही कर लेते हैं। R/L है 3.8, L को मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आया 0.19 ओम। अब स्टूडेंट वायर कैन बी सेल्फ सपोर्टिंग ओनली व्हेन मैग्नेटिक फोर्स exerted on the wire is balanced by its weight। बोलने सेल्फ सपोर्ट कब करेगी, जब मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई होगी वो उसके वेट से क्या हो जाए, बैलेंस। अगर वेट और ये बैलेंस नहीं हुए तो सपोर्ट नहीं करेगी। सपोर्ट मतलब स्टूडेंट कि वो रुकेगी नहीं वहां पर,
मतलब क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और वेट से बैलेंस नहीं हुई तो वो इधर उधर फोर्स अप्लाई करके उसको कहीं गिरा देगी। तो बोले सेल्फ सपोर्ट जब करेगी जब मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो, वेट के, मतलब एफ एम मैग्नेटिक फोर्स डब्ल्यू के बराबर हो। और वायर पे लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था आई एल बी साइन थीटा, और वेट होता है एम जी। यहां से स्टूडेंट हम करंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है आर, तो आर के लिए हम ओहम्स लॉ लगाएंगे, वी इक्वल टू आई आर। वी हमारे पास वी हमें कैलकुलेट करना है, तो आर हमारे पास है लेकिन हमारे पास आई नहीं है, तो आई का फॉर्मूला यहां बना लिया हमने क्या, एम जी ओवर बी एल साइन थीटा, एल बी साइन थीटा डिवाइड कर दिया राइट पे ले जाके। अगर इसमें वैल्यू पुट करें, साइड में डेटा शो कर दिया, वैल्यू पुट करें तो स्टूडेंट 6 एक्सपोनेंट -5 मास है, जी 9.8 है, बी 0.6 है, एल 0.05 है और साइन 90। पुट करने के बाद जो आंसर आया करंट का 0.0196 एम्पेयर। अगर पोटेंशियल निकाले तो वही अभी बताया, ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू आई आर। आई हमने कैलकुलेट करा, आर हमारे पास मौजूद है, तो पोटेंशियल आएगा 0.003724, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.7 एक्सपोनेंट -3 वोल्ट्स के बराबर। स्टूडेंट ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था, आगे चलते हैं मजीद न्यूमेरिकल देखते हैं और प्रॉब्लम नंबर 14.4 देखेंगे। स्टेट कहा जा रहा है, स्टेट मेटल रॉड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक मेटल रॉड है, कैन स्लाइड विद नेग्लिजिबल फोर्स ऑन पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स। मतलब स्टूडेंट ऐसे रेल हैं, इसके ऊपर पैरेलल हैं और कंडक्टिंग है, करंट पास कर रही हैं, इसके ऊपर मेटल रॉड को रख के स्लाइड किया जा सकता है, ठीक है। इफ मूव्स एट राइट एंगल टू द फील्ड, और ये मूव कैसे करेगी राइट एंगल, तो ये राइट एंगल का मतलब एंगल थीटा 90 डिग्री दे दिया। फील्ड 0.72 वेबर, जो फील्ड है वो बी कितनी है 0.72 पर मीटर स्क्वायर। द रेल्स आर देन ज्वाइंट टू द बैटरी ऑफ EMF 3, इन रेल्स को किससे ज्वाइन करा, बैटरी से, +- 3 वोल्ट की, एंड फिक्स्ड अ सीरीज रेजिस्टेंस, और सीरीज रेजिस्टेंस क्या कर दी, फिक्स कर दी, मतलब यहां पर एक रेजिस्टेंस भी लगा दी, कितनी 1.6 ओम। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द रॉड। अब वो बोल रहे हैं कि इस रॉड को होल्ड करने के लिए क्या मालूम करें आप, फोर्स, ठीक है, जो फोर्स लग रही थी उससे बैलेंस हो जाएगी, तो वो आपको मालूम करनी है। एल हमें दिया 50 सेंटीमीटर, स्टूडेंट इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 100 से डिवाइड करके, थीटा 90, बी हमें दिया 0.72, वोल्टेज दे दिया और आर भी दिया 1.6 और फोर्स कैलकुलेट करवाई। तो फोर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई अ फोर्स एफ इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। तो डेटा सामने बना दिया स्टूडेंट हमने, पहले आई कैलकुलेट करेंगे क्योंकि फोर्स के लिए आई चाहिए हमें, V ओवर आर 3/1.6, तो आई आ गया। फोर्स होता है ILB साइन थीटा, स्टूडेंट आई की वैल्यू 1.875, L 0.5, B 0.72 और साइन 90 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगी 0.675 के बराबर। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है टॉर्क का, उससे भी रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बुक में है, न्यूमेरिकल नंबर 8, इसको भी हम देख लेते हैं। बोला जा रहा है क्वाइल, अब इसमें क्वाइल का जिक्र आएगा क्योंकि क्वाइल थी, और 50 टर्न्स, ये एन दिया है स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, वॉन्ट ऑन अ रेक्टेंगुलर आयोरी फ्रेम। ये आयोरी एक एलॉय है, जैसे कांस्टेंट टन एक बार मैंने समझाई थी आपको चैप्टर 13 में। फ्रेम 2 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये एरिया है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, इसकी ब्रेथ आई थिंक 2 होगी और लेंथ क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी। इस पाइवोटेड, पाइवोट मतलब लटका दिया, टू रोटेट, घुमाने के लिए, क्योंकि टॉर्क पैदा होगा। इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी कितना दिया 0.2। फिर बोले द फेस ऑफ द क्वाइल इज पैरेलल, अगर पैरेलल है, दो केस पढ़े थे स्टूडेंट, तो एंगल कितना होगा, ये अल्फा एंगल होगा, थीटा नहीं लिया था हमने, यहां अल्फा एंगल है, पैरेलल के केस में कितना 0 डिग्री टू द फील्ड। फिर कह रहे हैं हाउ मच टॉर्क एक्ट ओवर द क्वाइल व्हेन करंट
कितना टॉर्क एक्ट करेगा जब करंट 0.5 पास हो। फिर एक और सवाल किया, व्हाट विल बी द टॉर्क, यही टॉर्क क्या होगा व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री। अब वो बोल रहे हैं अल्फा एंगल कितना बन गया 60, जब रोटेट नहीं करी थी तो एंगल कितना था 0, अब 60 बन गया, तो बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब कितना होगा। तो हमने पढ़ा था ये टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा, चेक करेंगे रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है स्टूडेंट, और डेटा बनाया n50, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट। कैसे किया, 2 को डिवाइड करा 100 से अलग, और 4 को भी हमने 100 से क्या कर दिया, अलग डिवाइड करा। तो आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हो, 8 एक्सपोनेंट -4 भी लिख सकते हो, या 0.0008 मीटर स्क्वायर। बी 2 वेबर है, आई 0.5 है, अल्फा 0 है पहले केस में और 60 है दूसरे केस में। टॉर्क मालूम करना है। टॉर्क का फॉर्मूला याद करिए, मैंने नबी और बीना के नाम से आपको याद करवाया था। टॉर्क व्हेन द फेस ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड क्या होता है, बीना कॉस अल्फा। स्टूडेंट आई बी 2 है और आई 0.5 है, एन 50 है, ए 0.0008 है, अल्फा कितना है 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 एक्सपोनेंट -2 न्यूटन मीटर। यही फॉर्मूला अप्लाई करके स्टूडेंट क्या करेंगे, टॉर्क व्हेन द फेस ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 60 फ्रॉम इट्स इनिशियल, वही फॉर्मूला है, सिर्फ क्या फर्क करा, ये हमारे पास अब 0 की जगह क्या है 60, तो आंसर निकला 0.2, पहले था 0.4 एक्सपोनेंट -2, अब आ गया 0.2। तो स्टूडेंट टॉर्क और करें रिड्यूस हो गया, यही हमने थ्योरी में स्टडी किया था। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर हाजिर होंगे।